हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हम यूनिट फर्स्ट जो आपकी हमने रिवीजन क्लास स्टार्ट की है, उसमें एमपीटेड वर्ग 1 के लिए जो हमने रिवीजन क्लास स्टार्ट की है, उसमें हम जीव जगत का वर्गीकरण जो है कर रहे थे। तो उस जो जीव जगत के वर्गीकरण में हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे और इसके कुछ टॉपिक्स रह गए थे। तो चलिए हम एक बार उनको देखते हैं, जो जो टॉपिक हमने कवर कर लिए थे। तो जब हमने इसमें जो अरस्तु द्वारा दिया गया वर्गीकरण था वो कवर कर लिया था, उसके बाद लीनियस का वर्गीकरण हमारा हो गया था। इसके बाद हमारा जो 3 जगत वर्गीकरण है वो भी हमने पढ़ लिया था, और हमारा 4 जगत वर्गीकरण जो कि कॉपलैंड ने दिया था ये भी हमने जो है पढ़ लिया था। और हमने 5 जगत वर्गीकरण को भी पढ़ लिया था जो HR हिटेकर ने दिया था। और उसके साथ साथ हमने 5 जगत वर्गीकरण में मोनोरा प्रोटिस्टा को भी पढ़ लिया था। तो अब हम कवक जगत को पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका जो कवक जगत है उसकी जो कोशिका भित्ति रहती है वह काइटिन की बनी होती है, और इसका जो आकारिकी एवं जो आवास होता है वह इसमें क्या करता है, विविधता दर्शाता है। उसके बाद उसके बाद एक कोशिकीय जो कवक रहते हैं वह जो कवक रहते हैं वैसे तो वो सारे बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन इसका एक अपवाद है ईस्ट, क्योंकि ईस्ट क्या है, एक कोशिकीय है, और बाकी जो जीव रहते हैं वह तंतुमयी होते हैं। उसके बाद जो जीव रहते हैं इसके कवक जगत के, वह कैसे रहते हैं, सेप्टेड रहते हैं। कैसे रहते हैं, सेप्टेड रहते हैं और कुछ बहुकेंद्रित रहते हैं। उसके बाद कवक क्या करता है, परपोषी होता है। कैसा होता है कवक, परपोषी होता है। अब बात करते हैं कवक में पोषण की। तो कवक में 3 प्रकार का पोषण होता है। कौन कौन सा, तो एक होते हैं मृतोपजीवी कवक, उनमें पोषण होता है। एक परजीवी होते हैं और एक सहजीवी होते हैं। तो आपके मृतोपजीवी वे जीव होते हैं जो क्या करते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण को प्राप्त करते हैं। और परजीवी ऐसे जीव होते हैं जैसे कि पादपों और जंतुओं में जो दूसरे जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं। उसके बाद आते हैं लाइकेन। तो लाइकेन आपके ऐसे जीव हैं जो क्या करते हैं, सहजीवता दर्शाते हैं। यानी कि सहजीवी जो जीव आएंगे वो क्या करेंगे, सहजीवता दर्शाएंगे। जैसे कि आपका जो लाइकेन है वह भी सहजीवता का उदाहरण है, और माइकोराइजा भी सहजीव का उदाहरण है। यह कवक मूल के साथ सहयोग बनाकर क्या करता है, सहजीवता को दर्शाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कवक जगत में जनन। तो आपका जो कवक जगत है उसमें जनन कायिक विधि से होता है, अलैंगिक बीजाणुओं के द्वारा होता है, और लैंगिक जनन, यानी कि इसमें तीनों विधियों से जो है क्या होता है, जनन होता है। कायिक जनन में आपका कायिक खंडन के द्वारा होता है, विखंडन के द्वारा होता है, और मुकुलन के द्वारा इसमें कायिक जनन होता है। तो आपके मोनोरा जगत में कायिक जनन खंडन, विखंडन और मुकुलन विधि के द्वारा होता है। अब बात करते हैं अलैंगिक जनन की। तो अलैंगिक जनन बीजाणुओं के द्वारा होता है, जिसमें 2 प्रकार के बीजाणु होते हैं, एक चल बीजाणु और एक अचल बीजाणु। ठीक है। और जो आपका अलैंगिक जनन होता है वह भी 2 तरीके से होता है, एक बीजाणुधानी प्रक्रम में होता है और एक कॉनिडिया प्रक्रम में होता है। आपका जो धानी बीजाणु जनन होता है वह अंतःजनित होता है, और कॉनिडिया का क्या होता है, वही जनित होता है। उसके बाद बारी आती है लैंगिक जनन की। तो आपका जो लैंगिक जनन होता है वह ऊसफोर एस्को बीजाणु और वैसिडियो बीजाणु के द्वारा होता है। तो इस प्रकार आपका जो कवक जगत है उसमें 3 प्रकार से जनन होता है। तो इसमें जो सबसे विशिष्ट होता है वो होता है लैंगिक जनन, जो कि ऊसफोर एस्को बीजाणु और बेसिडियम बीजाणु के द्वारा होता है। अब बात करते हैं कवकों में लैंगिक जनन के पद के बारे में। तो जो लैंगिक जनन होता है वो 2 गतिशील या अगतिशील युग्मकों में होता है। इसमें देखिए आप क्या होता है, जब एक सिंगल सेल रहती है NN, उसका क्या होता है, कोशिका द्रव्य में संलयन होता है। उसके बाद ये डबल एन क्या होती है, डबल एन अवस्था बन जाती है। इसको क्या कहते हैं, डिक्रियोन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डाइकैरियोन कहते हैं। उसके बाद जो द्वितीय अवस्था होती है उसमें ये दोनों अवस्थाओं के द्वारा क्या होता है, केंद्रकों का संलयन होता है। उसके बाद क्या बनता है, सिनकैरियोन बनता है। तो
आपका जो इसमें जो जनन होता है, इसमें पहले 2 कोशिकाओं के बीच कोशिका द्रव्य में जनन संलयन होता है, उसके बाद केंद्रक संलयन होता है। इसके बाद जो 2n कोशिका है, इसी से युग्मनज बनता है और फिर इसी में क्या होता है, मियोसिस होता है। यह इसकी तृतीय अवस्था हो जाती है। इस मियोसिस के कारण ही युग्मनज से क्या बनते हैं, अगुणित बीजाणु बनते हैं। तो यह 3 प्रक्रम में होता है लैंगिक जनन। पहले कोशिका द्रव्य का संलयन होता है, उसके बाद केंद्रक का संलयन होता है और उसके बाद किसका संलयन होता है, उसके बाद युग्मनज का संलयन उसके बाद युग्मनज से मियोसिस होता है। यह आपका तृतीय पद है। इससे क्या होता है, अगुणित बीजाणु बनते हैं। अब बारी आती है डाइकैरियोन अवस्था की। तो जो आपकी डाइकैरियोन अवस्था होती है वह एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज जो जीवाणु हैं उनमें होती है। तो पादप जगत के वे कौन से जीव हैं जिनमें डाइकैरियोन अवस्था होती है, तो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज। उसके बाद माइसीलियम के प्रकार। अब देखते हैं हम माइसीलियम यानी कवक जाल के प्रकार। तो कवक जाल के प्रकार और विषाणु के प्रकार और फलनकाय, इनके ये तीनों के प्रकार के आधार पर, इन तीनों के लक्षणों के आधार पर क्या क्या है, जीवों को 4 वर्गों में विभाजित किया है। तो वे 4 वर्ग कौन कौन से हैं, वो हैं फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज एंड डिक्टियोमाइसिटीज। तो ये 4 क्या है, वर्ग हैं। तो कवक जगत को कौन से आपके कवक जगत को किसके आधार पर, लक्षणों के आधार पर, माइसीलियम के प्रकार यानी कवक जाल के प्रकार, विषाणु के प्रकार और फलनकाय के प्रकार, यानी कि 3 प्रकार के आधारों पर, 3 प्रकार के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो आपके हैं 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो आपके 4 वर्ग कौन कौन से हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और डिक्टियरोमाइसिटीज। तो अब आपके जो 4 जगत हैं, 4 वर्ग हैं कवक जगत के, उनके बारे में हम विस्तार से वर्णन करते हैं। तो जो आपका फाइकोमाइसिटीज है वह कैसा है, वह कवक जाल है, उसमें क्या पाया जाता है, माइसीलियम पाया जाता है और यह अपट्टीय बहु केंद्रित होता है। आपने सरसों में सफ़ेद क्या देखे होंगे, धब्बे या धारियों, सरसों के पौधे में धब्बे या धारियों जैसे निशान देखे होंगे, तो वो क्या होती है, फाइकोमाइसिटीज कवक होती है। तो सरसों में कौन सा कवक पाया जाता है, फाइकोमाइसिटीज। उसके बाद आपने टमाटर और राइजोपस यानी कि रोटी के कवक को भी देखा होगा, तो यह भी कौन सा कवक होता है, फाइकोमाइसिटीज कवक होता है। उसके बाद आपका जो फाइकोमाइसिटीज है, इसमें युग्मक संलयन किसके द्वारा होता है, जाइगोस्पोर के द्वारा होता है। उसके बाद इसमें लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, समयुग्मी, विषमयुग्मी और अंडयुग्मी के द्वारा इसमें क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। उसके बाद बारी आती है, इसमें फलनकाय नहीं होता और इसमें कौन सी अवस्था नहीं होती, डाइकैरियोन अवस्था नहीं होती। और इसके बाद अब बारी आती है किसकी, इसमें जो फाइकोमाइटोन रहता है, फाइकोमाइसिटीज रहता है, उसमें क्या होता है, सड़ी गली पादपों पर क्या होता है, यह परजीवी होता है। और उसके बाद फाइको जो माइसिटीज रहता है वह धानी बीजाणु पर अंतर्जातीय होता है, अंतःजनित होता है, यानी कि धानी जो बीजाणु होता है उसमें अंतःजनन प्रक्रिया के द्वारा यह बनता है और यह चल बीजाणु के द्वारा या अचल बीजाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। तो यह आपके फाइकोमाइसिटीज हैं, उसके क्या हो गए, उसके सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गए। अब बारी आती है दूसरे वर्ग के बारे में। तो दूसरा वर्ग है आपका एस्कोमाइसिटीज। तो जो आपका एस्कोमाइसिटीज है इसको क्या कहते हैं, थैली कवक कहते हैं या सेक फंगी कहते हैं। तो जो आपका एस्कोमाइसिटीज है वह सेक फंगी या थैली कवक होता है और यह अपघटनकारी होता है। क्या होता है, यह परजीवी होता है और यह कैसा होता है, यह होता है समलरागी या पशु विशिष्ट होता है। और उसके बाद आपके जो एस्कोमाइसिटीज के उदाहरण होते हैं वह एस्पारजिलियस होते हैं और एजोटोनाइटिगर होते हैं और सिट्रिक एसिड होते हैं। उसके बाद आपका एक इसका दूसरा उदाहरण यह है, पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम नोनेटम और पेनिसिलियन। और उसके बाद होता है न्यूरोस्पोरा होता है और सर्वाधिक आंशिक और जैव रासायनिक शोध किस पर होते हैं, न्यूरोस्पोरा पर। किस पर होते हैं, न्यूरोस्पोरा पर। तो सर्वाधिक आंशिक और जैव रासायनिक शोध किस पर होती है, न्यूरोस्पोरा पर। उसके बाद ईस्ट कैसा है होता है, एक कोशिकीय होता है
और इसका उपयोग किसमें किया जाता है? रोटी तथा बियर बनाने में किया जाता है। यह भी जो एस्कोमाइसिटीज है उसका उदाहरण है। उसके बाद हम बात करते हैं, यह शाकित होता है यानी यह सेप्टेड होता है। और यह क्या करता है? यह अलैंगिक बीजाणु यानी कि अलैंगिक जनन किसके द्वारा बीजाणु को कोनोडिया के द्वारा उत्पन्न करता है। और कौन सी युक्ति लगाता है? यह वही जनित होता है। तो यह अलैंगिक बीजाणु कोनोडिया के द्वारा वही जनित होता है। उसके बाद यह फलनकाय होता है। और आप देख सकते हैं आपके जो खाने योग्य कवक होते हैं एस्कोमाइसिटीज वर्ग में आते हैं, वो कौन से होते हैं? मोरल एंड ट्रफल्स। तो ये क्या होते हैं? ट्रफल, मोरल्स एंड ट्रफल क्या होते हैं? खाने योग्य कवक होते हैं। तो इन्हें सुस्वादु भोजन समझा जाता है। उसके बाद ये फलनकाय होती है इसमें। इसके बाद जो आपकी फलनकाय होती है ना, एस्कोकार्प वही एस्कस का निर्माण करती है। और उस एस्कर्स से क्या होता है? एस्कस से एस्कोस्पोर्स का निर्माण होता है, जो कि लैंगिक बीजाणुओं में उपयुक्त होते हैं। तो यह आपका कौन सा जगत हो गया? यह आपका कवक जगत का एस्कोमाइसिटीज वर्ग आपका हो गया। अब बारी आती है अगले वर्ग के बारे में। आपका जो अगला वर्ग है वह है बेसिडियोमाइसिटीज। तो आपका जो बेसिडियोमाइसिटीज है वह कैसा होता है? तो वह सेप्टेड होता है और क्या होता है? ब्रांचड होता है, यानी ये पट्टीय और शाखित होता है। ये इसमें माइसीलियम पाया जाता है। और जैसे कि आपके जो ब्लैक रस्ट रहती है यानी गेहूं कवक, और उसके बाद आपकी जो एक गेहूं कवक और उसके बाद स्मट कवक इसकी क्या होती हैं? उदाहरण होते हैं। उसके बाद यह क्या कैसा होता है? खाने योग्य होता है और ये भ्रमक होता है। उसके बाद यह कवक अलैंगिक बीजाणु इसमें कैसे रहते हैं? अब्सेंट होते हैं। और इसमें जनन कैसा होता है? कायिक जनन होता है खंडन की विधि के द्वारा। और लैंगिक जनन भी इसमें कैसा होता है? अब्सेंट होता है। और कवक तंतु ही युग्मक के रूप में कार्य करते हैं। और फलनकाय कैसे होते हैं? बेसिडियो कार्प प्रकार के होते हैं, जो लैंगिक बीजाणु के द्वारा क्या बनाते हैं? बेसिडियो स्पोर्स का निर्माण करते हैं। तो यह आपका बेसिडोमाइसिटीज वर्ग हो गया। अब बारी आती है डिक्टियोमाइसिटीज के बारे में। इसको अपूर्ण कवक कहा जाता है। इसको कैसा कवक कहा जाता है? अपूर्ण कवक कहा जाता है, क्योंकि इसमें ना तो लैंगिक जनन होता है और ना अलैंगिक जनन होता है। इसमें क्या होता है? तो इसमें माइसीलियम होता है, यह सेप्टेड होता है, पट्टीय होता है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि यह खनिज चक्रण में क्या करता है? मुख्य अपघटनकारी होता है। खनिज चक्रण में क्या करता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हमें कवक की लैंगिक अवस्था, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम किसी कवक की लैंगिक अवस्था का हमें उचित ज्ञान हो जाता है तो हम उसको, जो हमारे ऊपर 3 वर्ग जो हम पढ़ चुके हैं उनमें उनको स्थान मिल जाता है। और लैंगिक अवस्था का जब हमको ज्ञान होता है तो हम उनको उन वर्गों में रख देते हैं किसी भी कवक को। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको इनकम्प्लीट कहा जाता है। ठीक है, यह अपूर्ण कवक है, इनकम्प्लीट होता है। तो इनकम्प्लीट फंगी है ये, इसको अपूर्ण कवक कहा जाता है। और इसके अंतर्गत वही जीव आते हैं जिनकी लैंगिक अवस्था का उचित ज्ञान हमको नहीं होते। और उसके बाद अब बारी आती है खनिज चक्रण। तो खनिज चक्रण में कौन कौन से जो जीव रहते हैं वह भूमिका निभाते हैं? तो वो आपके रहते हैं अल्टीनेरिया, ट्राइकोडर्मा और कोलेट्रोट्रिडियम। तो ये आपके जीव हैं जो खनिज चक्रण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। यह जैव कीटनाशक और स्वतंत्र जीवी कवक होता है। इसका परितंत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। तो अब बारी आती है वायरस की। तो वायरस कैसा होता है? वायरस को तंबाकू 1892 में किस में खोजा गया था? तंबाकू में विषाणु संक्रमण अध्ययन में खोजा गया था। और 1898 में इसको वायरस शब्द दिया था। इसके बाद इसका जो संक्रामक तरल जीव होता है इसको क्या कहते हैं? कंजेक्टिव्ड वायरम फ्लूइड कहा जाता है। उसके बाद जो स्टेनले थे उन्होंने 1935 में क्या किया था? TMB
में इसको खोजा था। उसके बाद जो वायरस रहता है इसकी वह प्रोटीन पर कैप्सिड होता है और यह अकोशिकीय होता है और कोशिका सिद्धांत में यह कैसा है, अपवाद है। और वायरस को कैसा है, वायरस को 5 जगत कवक में 5 जगत वर्गीकरण में स्थान नहीं है। और दूसरी बात, यह वायरस जो होता है वह अविकल्पी परजीवी होता है। इसके बाद आपका जो वायरस है यानी कि विषाणु, उसके भीतर आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो वह आनुवांशिक पदार्थ डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, लेकिन ना तो दोनों नहीं हो सकते। तो विषाणु के अंदर या डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। और वायरस प्रोटीन संश्लेषण हेतु परपोषी कोशिका की एंजाइम मशीनरी यूज करता है। ठीक है, तो वायरस क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोशिका की एंजाइम मशीनरी यूज करता है। उसके बाद वायरस होता है वो पादप विषाणुओं में SS RNA के रूप में होता है और जंतु विषाणुओं में SS DNA के रूप में होता है और SS RNA और DS DNA के रूप में भी होता है। और यह पादप विषाणु में SS RNA के रूप में जीवाणुभोजी कोशिका में जाता है और उसके बाद क्या करता है, जीवाणु को नष्ट करता है और SS DNA का रूप धारण कर लेता है। अब पादपों में विषाणु संक्रमण के लक्षण। तो जब कोई पादप विषाणु के संक्रमण में आता है तो वह कौन से लक्षण प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले जब कोई पादप या प्लांट विषाणु के संक्रमण में आता है तो उसकी वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, वह बौना रह जाता है और उसका निर्माण रुक जाता है। उसकी पत्तियां कैसी होती हैं, मुड़ जाती हैं और क्या होता है, पीलापन एवं सिरा स्पष्टता हो जाती है। उसमें क्या आ जाता है, उसकी पत्तियों में पीलापन आ जाता है। उसके बाद आते हैं वायरॉइड्स। तो वायरॉइड्स की खोज 1971 में टीओ डाइनर ने की थी। यह सबसे छोटे होते हैं, वायरस से भी छोटे। इसमें का जो प्रोटीन आवरण होता है उसमें कैप्सिड नहीं होता। वायरस के प्रोटीन आवरण में क्या होता है, कैप्सिड होता है और इसमें SS RNA पाया जाता है जिसका आणविक भार क्या होता है, कम होता है। उसके बाद एक ऐसा होता है, यह रोगजनक होता है। इसका जो रोग का नाम है वह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रोग नाम होता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूमर रोग। यह किसके कारण होता है, वायरॉइड्स के कारण होता है। अब बारी आती है प्रियॉन की। तो जो आपके प्रियॉन होते हैं वे कैसे होते हैं, प्रोटीन संक्रामक पदार्थ होते हैं। तो प्रोटीन कैसे होते हैं, प्रियॉन प्रोटीन संक्रामक पदार्थ होते हैं और इसमें क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल रोग उत्पन्न होते हैं, यानी का तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं प्रियॉन के कारण। प्रियॉन साइज में वायरस से छोटे होते हैं और ये मवेशियों में मैड काउ रोग के नाम से जाने जाते हैं। और आपका जो मानव में प्रियॉन खोजा गया था वह GCJD, जो प्रियॉन मानव में रोग उत्पन्न करने का यह जीव है। अब बारी आती है आपके बिल्कुल लास्ट टॉपिक पर। तो आपका सबसे लास्ट टॉपिक है लाइकेन। तो आपके जो लाइकेन होते हैं वह कैसे होते हैं, तो यह सहजीवी थैलस होते हैं, यानी कवक और शैवाल के साथ क्या करते हैं, मिलकर सहजीवता दर्शाते हैं। तो यह लाइकेन है और 5 जगत में इनको कोई स्थान नहीं है। यह क्या होते हैं, वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं और SO2 के लिए क्या करते हैं, संवेदनशील होते हैं। और कवक के घटक को कवकांश और शैवाल के घटक को शैवलांश कहा जाता है। शैवाल क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा और कवक क्या करता है, उसकी जड़ें क्या करती हैं, सुरक्षा एवं खनिज को स्टोर करती हैं। तो इस प्रकार आपका यह लाइकेन भी हो गया। तो यह आपका यूनिट फर्स्ट का चैप्टर सेकंड आपका यह कंप्लीट हो चुका है। तो यह आपका यूनिट फर्स्ट का जो है कौन सा चैप्टर है, तो यह आपका यूनिट फर्स्ट का चैप्टर सेकंड है जो कि आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम अगला जो चैप्टर करेंगे यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 3 वनस्पति जगत करेंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने हमारे चैप्टर सेकंड से पहले का जो हमने वीडियो पोस्ट की है चैप्टर फर्स्ट की, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप चैनल में जाके चैप्टर फर्स्ट की वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना। और अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।